हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शिक्षा। तो इस वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपका जो फोर्थ पेपर है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जिसका मॉड्यूल ए है रिटेल बैंकिंग और चैप्टर 1 जो है रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम जो देखेंगे व्हाट इज रिटेल बैंकिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल बैंकिंग कि रिटेल बैंकिंग के क्या क्या विशेषताएं हैं, रिटेल बैंकिंग के एडवांटेज, कंस्ट्रेंट्स और रिटेल बैंकिंग एवोल्यूशन कैसे हुआ, देन परक्विजिट्स फॉर सक्सेस ऑफ रिटेल बैंकिंग कि रिटेल बैंकिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए किस किन का योगदान है, और चैलेंजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग के अंदर आगे अभी क्या चैलेंजेस हैं और रिटेल बैंकिंग का फ्यूचर कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि बैंकिंग क्या होता है। तो बैंकिंग एक ऐसी बिजनेस एंटिटी है जो आम पब्लिक से पैसा रिसीव करती है, मतलब पैसा डिपॉजिट लेती है और उन्हीं पब्लिक को पैसा जो है लोन पर देती है, मतलब लेंड करती है। ठीक है, तो बैंकिंग ऐसी बिजनेस एंटिटी है या बिजनेस कंपनी है जो पब्लिक से पैसा स्वीकार करती है और वही पब्लिक को पैसा फिर उधार पर देती है, तो उसको बोलते हैं बैंकिंग। ये बैंकिंग का कोर बिजनेस है। अब यही कोर बिजनेस जब इंडिविजुअल लेवल पर इंडिविजुअल कस्टमर को या फिर मास मार्केट में दिया जाता है, मतलब मास कस्टमर बेस में अगर यही बिजनेस प्रोवाइड करवाया जाता है तो उन्हीं को ही हम रिटेल बैंकिंग कहते हैं। मतलब ऐसी बैंकिंग जो इंडिविजुअल सेगमेंट कस्टमर को टारगेट करके उनको बैंकिंग सुविधाओं का लाभ देती है, तो उन्हीं उसी तरह की बैंकिंग को रिटेल बैंकिंग कहा जाता है। रिटेल बैंकिंग इज ए टाइप ऑफ बैंकिंग दैट डील्स डायरेक्टली विद इंडिविजुअल्स कस्टमर्स द जनरल पब्लिक रादर देन कंपनीज एंड लार्ज इंस्टीट्यूशन। मतलब कंपनीज और लार्ज इंस्टीट्यूशन के अलावा जब हम जनरल पब्लिक को, इंडिविजुअल्स को बैंकिंग सुविधाएं का लाभ देते हैं, तब उसी को ही रिटेल बैंकिंग कहा जाता है और इसको कंज्यूमर बैंकिंग और पर्सनल बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और वो बैंकिंग जो लार्ज इंस्टीट्यूशन और कंपनीज को सुविधाएं देती हैं तो उनको बोला जाता है होलसेल बैंकिंग। ठीक है, तो अभी अपना जो पूरा सब्जेक्ट है तो वो रिटेल बैंकिंग के पास है, रिटेल बैंकिंग के इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो हम रिटेल बैंकिंग की बात करेंगे। रिटेल बैंकिंग रेफर टू बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ऑफर टू इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज। तो रिटेल बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं और जो सर्विस हैं वो इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए ही बनाए गए हैं। ऑन द लायबिलिटी साइड, डिपॉजिट्स बैंक रेज मोस्ट फंड फ्रॉम मैनी इंडिविजुअल डिपॉजिटर। क्योंकि रिटेल बैंकिंग के अंदर जो हमारे लायबिलिटीज प्रोडक्ट हैं, लायबिलिटीज प्रोडक्ट मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट जिसको सेल करने से बैंक की लायबिलिटी बनती है, लाइक सेविंग बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सभी बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है। क्योंकि हम कस्टमर से पैसा ले रहे हैं और ये पैसा फ्यूचर के अंदर हमको वापस कस्टमर को पे करना होगा कस्टमर की डिमांड आने पर। तो ये हमारे लायबिलिटीज प्रोडक्ट हैं। और इस रिटेल बैंकिंग एसेट प्रोडक्ट भी होते हैं, लाइक स्मॉल लोन्स टू ए लार्जर नंबर ऑफ कस्टमर। तो मतलब कि हम जो लोन्स बांटते हैं लार्जेस्ट कस्टमर सेगमेंट को, तो वो हमारे एसेट्स प्रोडक्ट हैं। क्योंकि एसेट्स प्रोडक्ट का मतलब ये है कि फ्यूचर में चलकर बैंक को दोबारा वो पैसा रीपे किया जाएगा। ठीक है, रिटेल बैंकिंग कवर्स बोथ साइड्स ऑफ बैलेंस शीट्स। क्योंकि रिटेल बैंकिंग के अंदर लायबिलिटीज और एसेट्स प्रोडक्ट दोनों ही आते हैं, तो ये बैंक की बैलेंस शीट की बोथ साइड को कवर करते हैं। क्योंकि उसके अंदर एसेट्स और लायबिलिटी दोनों शामिल किया जाता है बैलेंस शीट में। तो लायबिलिटीज प्रोडक्ट हमारे बात जो हमने करी अभी, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। एसेट्स के अंदर होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन। ठीक है, तो इस प्रकार से एसेट्स प्रोडक्ट बनते हैं हमारे। और अदर सर्विस जो हम रिटेल बैंकिंग में देते हैं, क्रेडिट कार्ड, डीमेट सर्विस, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, फिर हम रेमिटेंस सर्विस जो देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम बैंकिंग आज के दिन देखते हैं, जो ब्रांच में हम जाकर बैंकिंग कर रहे हैं, तो मोस्टली वहां पर रिटेल बैंकिंग ही दी जा रही है। ठीक है, और दूसरी हम जो लार्ज इंस्टीट्यूशंस को देते हैं, जो कॉर्पोरेट बैंकिंग बोलते हैं उनको, तो उसके लिए आजकल डेडिकेटेड कॉर्पोरेट ब्रांचेस भी बैंकों द्वारा बनाई जा रही हैं। तो रिटेल बैंकिंग में क्या क्या कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है, फाइनेंशियल सर्विस टू इंडिविजुअल्स, सर्विस लाइक सेविंग, करंट अकाउंट, डिपॉजिट्स, पर्सनल लोन्स, हाउसिंग लोन, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। देन कैन बी ऑफर्ड बाय लोकल बैंक्स और लार्ज कमर्शियल बैंक्स। तो ये जो रिटेल बैंकिंग सर्विस है, लोकल बैंक्स और लार्ज कमर्शियल बैंक्स लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा,
पीएनबी, इनके द्वारा जो दी जा रही है, एसबीआई। इन द डिजिटल एज फिनटेक कंपनीज आल्सो प्रोवाइड दी सर्विस थ्रू एप्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज के जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होने के बाद जो फिनटेक कंपनीज खड़ी हुई हैं, तो वो उनके द्वारा भी वेरियस एप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा रिटेल बैंकिंग की सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। फिनटेक कंपनी जैसे पेटीएम, फोन पे, मोबीक्विक, जो ये हैं, ठीक है। तो हमने इस टॉपिक में बात करी कि रिटेल बैंकिंग क्या होता है, रिटेल बैंकिंग किसको बोला जाता है, और रिटेल बैंकिंग के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विस टू मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स with the multiple products through multiple channels of distribution. The key characteristics are, क्योंकि रिटेल बैंकिंग के अंदर हम मल्टीपल कस्टमर को टारगेट करते हैं वेरियस प्रोडक्ट्स के साथ और मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मल्टीपल कस्टमर का मतलब तो ये है, जैसे कोई माइनर कस्टमर है हमारे पास, फिर मेजर कस्टमर है, फिर उसके बाद सीनियर सिटीजन है, और सैलरीड कस्टमर है, डिफेंस के अंदर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से वेरियस कस्टमर सेगमेंट है हमारे पास, फिर इनकी इनकम के हिसाब से इनको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया वेरियस मल्टीपल कस्टमर। मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाइक डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग के अंदर हमारे खूब प्रोडक्ट हैं, जैसे आज के टाइम तो हम इंटरनेट बैंकिंग दे रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग दे रहे हैं, तो ये सब प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं। फिर उसके अंदर आरडी, एफडी, सेविंग बैंक अकाउंट, तो इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं, तो इनको ये सब बैंक के प्रोडक्ट्स हैं जो हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं। फिर मल्टीपल डिलीवरी चैनल्स हैं, जैसे हम एटीएम के जरिए बैंकिंग सुविधाएं देते हैं, ठीक है। बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट जो है बीसी एजेंट को जो हायर करते हैं, तो ये सब तरीके से हम मास जो हमारा कस्टमर सेगमेंट है उसको टारगेट करते हैं। तो मतलब मल्टीपल कस्टमर्स को मल्टीपल प्रोडक्ट के जरिए मल्टीपल चैनल्स के थ्रू जो सर्विस दी जाती है, तो ये रिटेल बैंकिंग द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। बैंकिंग फैसिलिटेट्स आर टारगेट टू इंडिविजुअल कस्टमर और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। तो बैंकिंग जो है वो फैसिलिटी देती है इंडिविजुअल्स को और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को। इट मीट्स द नीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर विच मीन्स बैंक लोन पोर्टफोलियो इज वेल डाइवर्सिफाइड। और इससे क्या है, क्योंकि बैंक लार्ज कस्टमर नंबर ऑफ कस्टमर को टारगेट करता है, तो बैंक का जो लोन पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है, मतलब बैंक का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लोन देते हैं, मान लो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को 500 करोड़ का लोन दिया, ठीक है, तो बैंक का क्या रिस्क एक ही ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड हो गया, क्योंकि अगर ये डूबता है तो बैंक का पैसा डूबने के चांसेस ज्यादा है। और ये ही 500 करोड़ रुपए हम मान लो 10,000 कस्टमर को लोन देते हैं, ठीक है, तो 10,000 कस्टमर्स को लोन दिया ये 500 करोड़ से, तब क्या है कि बैंक का जो लोन पोर्टफोलियो है, तो वो नंबर ऑफ कस्टमर बहुत ज्यादा बढ़ गई और बैंक का जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है। तो ये इस प्रकार से रिटेल बैंकिंग में बैंक को बहुत फायदा होता है। इट इज फोकस्ड ऑन मास मार्केट सेगमेंट कवरिंग ए लार्ज पॉपुलेशन। और रिटेल बैंक के अंदर जो फोकस है वो मास मार्केट सेगमेंट में होता है, मतलब ज्यादा पॉपुलेशन को कवर करने में किया जाता है। इट ऑफर डिफरेंट लायबिलिटी एसेट्स एंड वाइड रेंज ऑफ सर्विस प्रोडक्ट। और रिटेल बैंकिंग के अंदर डिफरेंट लायबिलिटी प्रोडक्ट्स, एसेट्स प्रोडक्ट और अनदर सर्विस लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है। तो इस प्रकार की वेरियस सर्विस जो है प्रोवाइड करवाई जाती है। The delivery models of the both physical and virtual. This means services are provided through branches as well as through technology-driven channels like ATM, internet banking और मोबाइल बैंकिंग। और रिटेल बैंकिंग के अंदर जो डिलीवरी हमारी सर्विस की जो डिलीवरी है वो फिजिकल भी हो सकती है, मतलब ब्रांच में जाकर भी सर्विस ले सकते हैं, और वर्चुअल भी, लाइक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ठीक है। द सर्विस आर ऑल्सो एक्सटेंडेड टू स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस। और ये जो सर्विस हैं ये हम स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए भी उपलब्ध करवाई जाती है। लाइक जो करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट भी रिटेल बैंकिंग का ही प्रोडक्ट है, और ये स्मॉल बिजनेसेस को बहुत फायदा देता है, ठीक है। तो स्मॉल बिजनेसेस को भी टारगेट किया जाता है, मतलब इंडिविजुअल कस्टमर की से मतलब मेरा सिर्फ एक पर्सन से नहीं है, बैंक एक स्मॉल एंटिटीज को भी एक इंडिविजुअल कस्टमर की तरह ट्रीट करती है, ठीक है। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल बैंकिंग हो गए कि रिटेल बैंकिंग के अंदर एक तो इंडिविजुअल कस्टमर को टारगेट किया जाता है और या फिर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस को, और लार्ज कस्टमर बेस होने की वजह से हमारा जो लोन पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई रहता है, और हम लार्ज पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं इसमें, और वेरियस प्रोडक्ट्स इसमें डिलीवर किए जाते हैं, लायबिलिटीज, एसेट्स और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या फिर हमारा
हम बात करें मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है, और या फिर हम और अदर प्रोडक्ट्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, तो ये सब जो है रिटेल बैंकिंग के ही प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो रिटेल बैंकिंग का जो डिलीवरी मॉडल है वो फिजिकल और वर्चुअल दोनों हो सकता है, और इसमें हम अपना बिजनेस जो है वो स्मॉल और मीडियम साइज के लिए भी, मतलब इनको भी सर्विस जो है हम देते हैं। अब रिटेल बैंकिंग के फायदे क्या है? एडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग, द क्लाइंट बेस इज लार्ज विच मीन्स द रिस्क इज स्प्रेड अक्रॉस मेनी कस्टमर, क्योंकि क्लाइंट बेस है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिससे कि हमारा जो रिस्क स्प्रेड है, क्योंकि एक जगह पे हमको हमारा पैसा जो है नहीं देना, वो हमको मल्टीपल जगह पे पैसा स्प्रेड करना है, जिससे कि हमारा रिस्क जो है हमेशा कम होता है। ए डिफॉल्ट बाय वन कस्टमर हैज ए वेरी स्मॉल इम्पैक्ट ऑन द बैंक ओवरऑल हेल्थ, क्योंकि इसमें एक कस्टमर अगर डिफॉल्ट भी कर जाता है, पैसे देने से चूक जाता है, तो बाकी बैंक को इससे कोई ज्यादा बड़ा लॉस फेस नहीं करना होता, लेकिन एक बड़ा कस्टमर अगर पैसा देने से डिफॉल्ट करता है तो बैंक पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। देन है कस्टमर लॉयल्टी, क्योंकि कस्टमर को अगर हम अच्छी सर्विस देंगे तो कस्टमर की लॉयल्टी हमारे लिए बढ़ेगी, और वही कस्टमर के को हम अदर प्रोडक्ट भी सेल कर पाएंगे। दूसरा की वो है कि कस्टमर हमारे बैंक के लिए फिर एक फ्री में एडवर्टीजमेंट भी किया करेगा कि ये बैंक अच्छा है और इसमें जाके अकाउंट आप खुलवाइए। कस्टमर लॉयल्टी इज ऑफन स्ट्रॉन्ग और कस्टमर टेंड नॉट टू चेंज देयर प्राइमरी बैंक वेरी ऑफन, तो अगर कस्टमर लॉयल्टी अच्छी है तो कस्टमर अपना बैंक अकाउंट जो है चेंज करना नहीं चाहेगा। दिस प्रोवाइड ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉस सेलिंग फॉर अदर प्रोडक्ट्स, तो ये क्रॉस सेलिंग करने में मदद करता है। क्रॉस सेलिंग क्या होता है कि जब बैंक कस्टमर हमारा ऑलरेडी किसी एक प्रोडक्ट का कस्टमर है, तो उसको दूसरा कोई प्रोडक्ट सेल करना, तो उसको बोलते हैं हम क्रॉस सेलिंग। लाइक अगर कोई सेविंग बैंक अकाउंट का कस्टमर है, अगर किसी का सेविंग बैंक अकाउंट हमारे बैंक में है, तब उसको हम अगर कोई इंश्योरेंस बेच रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं क्रॉस सेलिंग। अगर कस्टमर लॉयल है तो हमारी क्रॉस सेलिंग के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है द इंटरेस्ट स्प्रेड, डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन लोन्स एंड इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स, तो हमारा जो इंटरेस्ट स्प्रेड है आर ऑफन attractive and wide. This is because individual customers are too fragmented to bargain effectively on interest rate. तो जो हमारा इंटरेस्ट स्प्रेड होता है, इंटरेस्ट स्प्रेड किसको बोलते हैं? वह इंटरेस्ट जो जब हम कस्टमर हमको पैसा जमा कराता है, लाइक सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी, ठीक है, तो ये पैसे पे जो इंटरेस्ट बैंक पे करता है, और जो लोन्स बैंक प्रोवाइड करवाता है, लाइक होम लोन, कार लोन, व्हीकल लोन, मतलब और भी एजुकेशन लोन, ठीक है, टर्म लोन, तो इस प्रकार के जो लोन बैंक प्रोवाइड करवाता है, तो इनके जो इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर बैंक को इंटरेस्ट पे करना है और यहाँ पर बैंक को इंटरेस्ट रिसीव करना है, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस होता है उसी को इंटरेस्ट स्प्रेड बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, इंटरेस्ट स्प्रेड। तो इंटरेस्ट स्प्रेड में, क्योंकि इंटरेस्ट स्प्रेड हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम लार्ज कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं। अब दूसरा इसमें ये बात बोली गई है कि कस्टमर अगर अकेला इंडिविजुअल कस्टमर है ना, तो वो इंटरेस्ट रेट में कभी बार्गेनिंग नहीं कर सकता। जैसे अगर हम एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लोन दे रहे हैं, ठीक है, तो वो ज्यादा पावर रखता है हमारे साथ इंटरेस्ट रेट में बार्गेन करने में, कंपेरेटिव टू इंडिविजुअल कस्टमर, क्योंकि उसको छोटा लोन चाहिए तो वो ज्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकता, और बैंक जो है उसके लिए फिक्स इंटरेस्ट रेट अपना निर्धारित करके रखता है पहले से। ठीक है, तो इस इंटरेस्ट स्प्रेड अच्छा होता है। एंड द डिमांड फॉर रिटेल प्रोडक्ट्स इज लेस वोलेटाइल कंपेयर टू द डिमांड फॉर लार्ज कॉर्पोरेट्स, क्योंकि रिटेल प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो लेस वोलेटाइल होती है, मतलब उसमें जो उतार चढ़ाव है वो कम आते हैं। लेकिन लार्ज कॉर्पोरेट्स में क्या है, एक बार अगर इंडस्ट्री में वो कोई ज्यादा सप्लाई हो रही है तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और अगर पैसे की सप्लाई कम है तो डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि लार्ज कॉर्पोरेट्स के अंदर क्या है, वोलेटिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू रिटेल प्रोडक्ट्स, क्योंकि रिटेल के अंदर व्यक्ति को पर्सनल यूज के लिए लोन जो चाहिए, या रिटेल के प्रोडक्ट्स जो पर्सनल यूज में काम आते हैं, तो उसमें वोलेटिलिटी कम दिखी जाती है, और बैंक अगर मार्केट में वोलेटिलिटी कम है तो बैंक के लिए वो एक अच्छी कंडीशन मानी जाती है। ठीक है, तो ये है रिटेल बैंकिंग के एडवांटेज कि हमारा रिस्क स्प्रेड जो है वो हमेशा अच्छा रहता है, मतलब रिस्क स्प्रेड हमेशा कम रहता है, क्योंकि रिस्क हमारा, क्योंकि वेरियस कस्टमर को हम अगर लोन देते हैं तो हमारा रिस्क भी है जो कम होता रहता है। नेक्स्ट है कस्टमर लॉयल्टी हमारी बढ़ती है, और इंटरेस्ट स्प्रेड है जो वो हमारा अच्छा रहता है, अट्रैक्टिव रहता है, और जो हमारी कस्टमर रिटेल प्रोडक्ट है वो कम वोलेटाइल होते हैं, तो ये भी हमारा एक रिटेल बैंकिंग का एडवांटेज है। अब क्या है कंस्ट्रेंट ऑफ रिटेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग के अंदर हमको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
व्हाइल रिटेल बैंकिंग इज मेनी एडवांटेज आल्सो हैव कंस्ट्रेंट। तो पहला कंस्ट्रेंट क्या है, देयर आर प्रॉब्लम्स इन मैनेजिंग ए लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स स्पेशली इफ द बैंक्स आईटी सिस्टम इज नॉट रोबस्ट इनफ। तो क्योंकि इतने सारे कस्टमर को टारगेट करते हैं हम, बहुत सारे कस्टमर को सर्विस देते हैं, तो इतने सारे कस्टमर को हैंडल करना ये सबसे बड़ी मुश्किल की बात चीज है। क्योंकि अगर हम फिजिकल ब्रांच नेटवर्क की बात करते हैं तो वहां पर भी अगर कस्टमर का फुटफॉल बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग हमको स्टाफ लगाना होगा, ठीक है, और हमारा जो स्टाफ है वो वेल इक्विप्ड होना चाहिए, स्किल्डफुल होना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। और अगर हम डिजिटल सर्विस देना चाहते हैं तो जो हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट है द rapid evolution of new products can be lead IT complication। और अब जो नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं तो इससे क्या है, आईटी कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ए लार्ज ब्रांच नेटवर्क एंड हैंडलिंग ए ह्यूज नंबर ऑफ लो वैल्यू ट्रांजैक्शन टेंड टू ए रिलेटिवली हाई। क्योंकि वेरियस कस्टमर की ट्रांजैक्शंस की नंबर भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब आप देख रहे होगे कि यूपीआई आने से कितना ट्रांजैक्शन होने लग गया है। तो जिससे क्या है कि बैंकों के लिए तो कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि बैंक को तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है ट्रांजैक्शन के वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। अब लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं तो लेकिन बैंक के लिए कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देयर कैन बी हायर डिलिक्वेंसीज इन अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स। अब क्या है कि डिफॉल्ट्स बहुत ज्यादा होने लगे हैं। क्रेडिट कार्ड और रिटेल लोन जो हम अनसिक्योर्ड रिटेल लोन बांटते हैं, लाइक पर्सनल लोन बांटते हैं जैसे हम, क्योंकि अनसिक्योर्ड है, तो इस प्रकार के लोन डिफॉल्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं। क्योंकि अब क्या है, इजीली कस्टमर को एक्सेस हो गया है कि वो लोन ले सकता है मार्केट में, क्योंकि उसके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे चैनल्स हैं। लाइक अभी फिनटेक्स की बात करें तो पेटीएम या फोन पे, तो यहाँ से भी आजकल डिजिटल लोन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और आजकल अब तो बहुत सारे कमर्शियल बैंक जो हैं वो भी डिजिटल लोन देने लगे हैं। एनी लॉस ऑफ फेथ in particular bank can lead to bank run where a sudden outflow of retail deposits can cause the bank collapse। मतलब रिटेल बैंकिंग के इस पॉइंट से मतलब ये है कि मानो कोई बैंक है जिसका रेपुटेशन लॉस हो गया है, रेपुटेशन लॉस हो गया है। अब वो किसी भी वजह से होता है कि मानो एक खबर आती है कि उस बैंक में कोई स्कैम हो गया है, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे, अगर रिटेल कस्टमर है क्योंकि वो बहुत सारे नंबर में है, तो वो सभी ऐसा जो है अपना विड्रॉ करने लग जाएंगे, जिससे बैंक का कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो रिटेल बैंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि बैंक की अगर रेपुटेशन खराब हो गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसका कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। द कॉम्पिटिशन इज वेरी फियर्स विच कैन बी समटाइम्स लीड टू अनहेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग बैंक। और अब रिटेल बैंकिंग के अंदर सभी बैंक्स इतना कॉम्पिटिशन बढ़ाने लग गए हैं, और उसके बाद फिनटेक्स भी आ गए हैं, न्यू जेन फिनटेक्स आ गया, उससे क्या कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया और एक अनहेल्दी एनवायरमेंट बैंकों के लिए क्रिएट हो रहा है। क्योंकि बैंक ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को टारगेट करना चाहते हैं और अपने बैंक का कस्टमर बनाना चाहते हैं, तो उससे फिर क्या है ना कि वो एक गलत प्रैक्टिस को भी फॉलो करने लग जाते हैं। लाइक एक होता है क्रॉस सेलिंग जो हमने ऊपर बात करी, फिर वो रोंग सेलिंग करने लग जाते हैं। रोंग सेलिंग कि जो कस्टमर को किसी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं भी है तो उसको उस प्रकार का प्रोडक्ट देने की कोशिश की जाती है। तो एक है अनहेल्दी कॉम्पिटिशन एनवायरमेंट क्रिएट हो जाता है। तो रिटेल बैंकिंग कंस्ट्रेंट क्या क्या है, एक तो बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, उसको सर्विस डिलीवर करने के लिए हमको बहुत अच्छा सिस्टम चाहिए, आईटी सिस्टम अच्छा चाहिए, और हमारे जो स्टाफ है उनको भी इक्विप होना चाहिए। दूसरा, आईटी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। तीसरा, कॉस्ट, कस्टमर सेगमेंट, इतने बड़े कस्टमर को सर्विस देने के लिए कॉस्ट भी बहुत आएगी। जैसे हमको बहुत सारे सर्वर्स चलाने पड़ते हैं, उन सर्वर कॉस्ट आ गई, फिर स्टाफ की कॉस्ट आ गई, ठीक है, फिर जितने ऑफिस खोलोगे आप उन सबके ऑफिस का रेंट और ये सब। तो इस प्रकार से क्या बैंक को बहुत ज्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। देन है कि अब रिटेल बैंकिंग होने से डिफॉल्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अनसिक्योर्ड लोन के लिए लोग पैसा नहीं दे पा रहे, और क्रेडिट कार्ड के भी बिल्स जो है वो टाइमली पे नहीं कर पा रहे। तो इससे बहुत बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है। दूसरा कि बैंक की रेपुटेशन रिस्क होने पे बैंक का कोलैप्स होना के खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और नेक्स्ट जो है कि बैंकों के अंदर अनहेल्दी कंपटीशन की भी बहुत ज्यादा मतलब बढ़ गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ रिटेल बैंकिंग, कि रिटेल बैंकिंग कहां से शुरू हुई, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले कैसे बैंकिंग होती थी और आज हम किस प्रकार से बैंकिंग हो रही है। और उसकी दूसरी बात कि अब डेटा क्या बोलता है, मतलब अब रिटेल बैंकिंग किस प्रकार से बढ़ रही है। रिटेल बैंकिंग एज ए बिजनेस मॉडल, हिस्टोरिकली
banking in India before 1960s were mainly focused on lending to business and corporate client। पहले पहले क्या बैंकिंग का मतलब था कि हम आम पब्लिक से पैसा लेंगे और उसको लोन पे दे देंगे बिजनेस या बड़े क्लाइंट को। ओवर टाइम एज द नीड ऑफ कस्टमर एक्सपेंडेड बैंक्स हैड टू रीडिजाइन देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मॉडल। लेकिन अब ओवर टाइम क्या है, कस्टमर की जैसे जैसे नीड्स बढ़ती गई तो कस्टमर के हाथ में अब क्या है, पैसा आने लगा, तो उसकी बैंकिंग नीड्स बढ़ने लगी। तो बैंकिंग नीड्स बढ़ने से फिर बैंकों को अपने जो प्रोडक्ट है उसको रीडिजाइन करना पड़ा। दिस लीड टू द एमर्जेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड बैंक्स लाइक इन्वेस्टमेंट बैंक एंड मर्चेंट बैंक। और इसके बाद ही फिर इन्वेस्टमेंट बैंक और मर्चेंट बैंक भी शुरू होने लगे। अब ये क्या है, क्योंकि ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, वैसे इसका पूरा टॉपिक्स रहेंगे, ये चैप्टर भी आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है। लेकिन अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट बैंक तो ये होता है, अगर कोई कंपनी मार्केट से पैसा रेज करना चाहती है थ्रू शेयर्स या डिबेंचर या बॉन्ड्स, ठीक है, तब इन्वेस्टमेंट बैंक उनकी मदद करता है, अंडर राइटिंग सुविधा इनको देते हैं। मर्चेंट बैंक होता है कि बैंक्स जो है ये यूजुअली इंडिविजुअल कस्टमर के अलावा बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स या बड़े बड़े कॉर्पोरेशन के साथ डील करते हैं। जो इसके अंदर जैसे उनको कोई प्रोजेक्ट की एनालाइज कर दिया या कोई प्रोजेक्ट के लिए एडवाइस कर दिया, ठीक है, या फिर फॉरेन ट्रेड में हेल्प कर दी, तो ये सब सर्विसेज है ये बैंक मर्चेंट बैंक के अंदर आती है। मतलब कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो कि लोगों के पास पैसा नहीं लगा तो लोगों की पर्सनल फाइनेंस के लिए डिमांड बढ़ने लगी, तो फिर रिटेल बैंकिंग के वेरियस प्रोडक्ट्स जो है वो बैंकों को बनाने पड़े। उसके बाद इसी के साथ फिर अगर वो बिजनेस जो करने लगे तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स खड़े हो गए और मर्चेंट बैंक्स भी मार्केट में आने लगे। एज द कस्टमर बेस broadened and changed from beginning homogeneous to heterogeneous, banks were compelled to create new business models to cater to these different customers. This lead to emergence of corporate banking and retail banking। क्योंकि बैंकिंग बिजनेस जो है वो होमोजेनस से हेट्रोजेनस की तरफ बढ़ रहा था। इसका क्या मतलब है, होमोजेनस का मतलब ये है कि बैंक पहले एक ही तरह के क्लाइंट से डील करता था, जैसे कि पहले सिर्फ कॉर्पोरेट क्लाइंट या बड़े क्लाइंट के साथ ही डील किया जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे पर्सनल फाइनेंस की भी डिमांड बढ़ने लगी तो बैंकिंग क्या है, हेट्रोजेनस होने लगी। मतलब कि अब जो बैंक्स हैं वो पर्सनल फाइनेंस करने लगे, ठीक है, पर्सनल कस्टमर की जो भी नीड है वैसे प्रोडक्ट बनाने लगे, और इसी के साथ फिर बैंक जो है बड़े क्लाइंट जैसे कॉर्पोरेट बैंकिंग भी करने लगे। तो इस मतलब कहने का मतलब है कि तो इसके साथ कॉर्पोरेट बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग दोनों का ही जन्म होने लगा। अब की फाइंडिंग फ्रॉम वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट्स, अब इनके अनुसार क्या है, रिपोर्ट्स बाय कैपजेमिनी एंड EFMA has highlighted the some key global trends। तो रिटेल बैंकिंग के अंदर कुछ ग्लोबल ट्रेंड्स देखे गए हैं, जैसे बैंक्स आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तो बैंक जो है वो कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है उस पर अभी भी खड़े नहीं उतर पा रहे। कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन आर राइजिंग फास्टर देन बैंक्स हैंडल, स्पेशली अमंग यंगर जनरेशन, क्योंकि यंगर जनरेशन में क्या बैंकिंग की जो उनकी नीड्स हैं वो बैंक पूरा अभी भी नहीं कर पा रहे। कंपटीशन फ्रॉम नॉन बैंक प्लेयर्स फिनटेक इज एक्सेलरेटिंग, और बैंकों के लिए अब जो फिनटेक्स प्लेयर हैं वो अभी बैंकों के ऊपर बहुत ज्यादा कंपटीशन डाल रहे हैं। एक 2016 रिपोर्ट फाउंड दैट 63% ऑफ कस्टमर ग्लोबली वर यूजिंग फिनटेक प्रोडक्ट्स और सर्विस, व्हाइल 96% ऑफ बैंकिंग एग्जीक्यूटिव एग्रीड दैट industry is evolving towards digital ecosystem, only 13% said that they had the system place in support it। तो कहने का मतलब है कि बैंकों में कस्टमर की जो नीड्स है वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन बैंक जो है अभी उसको इतना संभाल नहीं पा रहे। और दूसरी बात 63% जो कस्टमर हैं ग्लोबली वो अभी फिनटेक्स से सर्विस ले रहे हैं रिटेल बैंकिंग की। मतलब बैंकों के अलावा बैंकों को छोड़कर बाकी जो 63% जो सर्विस अपनी नीड्स हैं वो फिनटेक से पूरी कर रहे हैं। और 96% ऑफ बैंकिंग एग्जीक्यूटिव का ये कहना है कि अभी बैंकिंग इंडस्ट्री जो है, बैंकिंग इकोसिस्टम वो चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। और 13% लोग ये कह रहे हैं कि अभी जो हमारा ऑलरेडी जो सिस्टम है वो उसको सपोर्ट या हैंडल करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। बैंक फोकस टू मच ऑन फ्रंट एंड एट द कॉस्ट ऑफ द बैक एंड, मतलब बैंक जो है वो अपने फ्रंट एंड सुधारने में लगे हैं, लेकिन अपना बैक एंड जो कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अभी भी बैंक काम नहीं कर पा रहे। वाइल द फ्रंट एंड ऑफिस को बोलते हैं जो कस्टमर फेसिंग होता है, जो कस्टमर एक्सपीरियंस करता है, इज इंपॉर्टेंट। बैंक्स कैन नो लॉन्गर इग्नोर टू नीड द सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन देयर मिडल एंड बैक एंड प्रोसेस। लेकिन बैंक को अभी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की जरूरत है अपने मिडल और बैक एंड प्रोसेस के लिए। बैक एंड प्रोसेस जैसे कि देखो, आप बैंक के पास जाते हो ब्रांच में, ठीक है, तो आपने तो ब्रांच के अंदर कोई अपना काम के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए,
मान सपोज करो कि आपने लोन डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, अब जो बैकएंड ऑफिस का काम है ना, वो ये काम है कि उस लोन डॉक्यूमेंट को चेक करना, एनालाइज करना और उसके बाद उसकी स्टोरेज मतलब उसको मेंटेन करके रखना, 10 साल तक रिकॉर्ड कीपिंग करके रखना। ठीक है, तो ये काम है बैकएंड का। तो कहने का ये मतलब है कि बैंक जो है वो मेन सिर्फ अपना पैसा जो यूटिलाइज कर रहे हैं, वो खर्चा कर रहे हैं, जो अपने फ्रंट एंड को सुधारने में लगे हैं, लेकिन बैक एंड को इसको इस ऑफिस को स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे, यहाँ पर टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं ला रहे। ठीक है, जिसकी वजह से बैंकों को अभी समस्या देखनी पड़ रही है, ऐसा कहना है वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, अब इंडिया के अंदर इसका सिनेरियो क्या है, रिटेल बैंकिंग सिनेरियो इन इंडिया। द एवोल्यूशन ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द एंट्री ऑफ फॉरेन बैंक। तो फॉरेन बैंक्स के आने से इंडिया के अंदर मेन तो रिटेल बैंकिंग का एवोल्यूशन हुआ। इन द लेट 1970s एंड अर्ली 1980s, foreign banks like Standard Chartered Account Banks and Greenlands Bank were the pioneer in introducing consumer banking models with products targeted at the personal segment. Citibank created wave of credit card products. तो 1970-80 के दशक में क्या हुआ कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक्स और ग्रीनलैंड बैंक्स ने सबसे पहले कंज्यूमर बैंकिंग की नींव रखी इंडिया के अंदर, मतलब रिटेल बैंकिंग की। और सिटी बैंक जो आया था, सिटी बैंक ने फिर क्रेडिट कार्ड की एक वेव इंडिया में चालू करी थी। क्रेडिट कार्ड मतलब कि आप एक तरह से कार्ड से पैसा जो है क्रेडिट पर ले सकते हो और उसको एक मंथली बिल के हिसाब से पे कर सकते हो, तो ये आपको क्रेडिट कार्ड होता है। तो ये सब शुरुआत की थी सिटी बैंक ने। फॉलोइंग देम सम पब्लिक सेक्टर बैंक्स लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक also developed and market retail assets and card products। और इसके बाद इंडियन जो बैंक्स हैं, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और आंध्रा बैंक, इन सब ने मिलकर भी रिटेल प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर लॉन्च किए। द एंट्री ऑफ न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन द अर्ली 1990s created a new aggressive approach to retail banking with the advantage of modern technology of the start. These banks posed a threat on established retail business in foreign banks। और उसके बाद न्यू जनरेशन बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स आए, लाइक अब यहाँ आज हम देखते हैं कि आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, तो इनके आने से क्या हुआ कि जो फॉरेन बैंक जो इंडिया में काम कर रहे थे, तो उनको भी अच्छा कंपटीशन ये देने लगे। टू कम्पीट पीएसबीज also invested in technology and redefined their business model, aggressively entering the retail market. This created retail war to capture the share of pie in the liberalized economy environment। और इसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो उन्होंने भी फिर अपने आप को टेक्नोलॉजी साउंड बनाना शुरू कर दिया। मतलब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, आंध्रा बैंक जो ऊपर हम बात करके आए, ठीक है, पीएनबी, कैनरा, तो इन बैंकों ने भी अपना जो पैसा है वो फिर टेक्नोलॉजी में खर्चना शुरू किया और फिर रिटेल वॉर एक शुरू हो गया मार्केट के अंदर, क्योंकि फॉरेन बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, न्यू फिनटेक कंपनीज और अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इन सब ने अपनी जो बिजनेस मॉडल है उसको रिडिफाइन किया, जिससे क्या है अब हर कोई मार्केट शेयर कैप्चर करने में दौड़ में लग गया। द ग्रोथ ऑफ आईटी इन इंडिया हैज ग्रेटली फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ रिटेल बैंकिंग। और जैसे इंडिया के अंदर जो आईटी डेवलपमेंट हुआ है तो उसमें रिटेल बैंकिंग को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग हैज बिकम कॉमन। तो अब कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस बैंकों में आ गया। कोर बैंकिंग सीबीएस जिसको बोलते हैं, इसमें क्या है कि सभी ब्रांचेस बैंक की, मान लो बैंक के अंदर 1000 ब्रांचेस हैं, तो सभी 1000 ब्रांचेस एक ही सिस्टम से जुड़ी होंगी जो कि होगा सीबीएस। ठीक है, तो ये कॉमन हो गया। फिर वेरियस एटीएम्स मार्केट में आने लगे, मोबाइल बैंकिंग सुविधा आज हम दे पा रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग दे पा रहे हैं। तो ये कैसे कर पाए? क्योंकि हमारे देश में टेक्नोलॉजिकल बूम आया, जिससे क्या है हम इतने बड़े कस्टमर सेगमेंट को सर्विस प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। सेवरल फैक्टर्स हैज क्रिएटेड एनॉर्मस अपॉर्चुनिटी फॉर रिटेल बैंकिंग इन इंडिया। और बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से इंडिया के अंदर रिटेल बैंकिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक्स जो है, हमारी देश ग्रो कर रहा था, हमारी इकोनॉमी अच्छी होने लगी, तो ये रिटेल बैंकिंग बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद किया। देन ए ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन, अब जो हमारी पॉपुलेशन है वो शहरों में अंदर जाकर ज्यादा रहने लगी। हायर डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं ऐसी इनकम जो आपके एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंसेस जो है, मतलब जो नीड्स है आपकी, वो खर्चा करने के बाद जो पैसा बचता है तो वो उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। जैसे अगर कोई व्यक्ति मंथ का 30,000 रुपये कमाता है, ठीक है, तो मान लो उसका खर्चा जो है पूरे घर का रेंट, खाना पीना सब वो जो है 18,000 रुपये कर लेता है, तो उसका जो डिस्पोजेबल इनकम है वो 12,000। ठीक है,
अब कहने का मतलब है कि अब व्यक्तियों की, लोगों की इनकम जो है वो बढ़ने लगी थी, जिससे कि उनकी डिस्पोजल इनकम भी ग्रो करने लगी थी, लेकिन उनके जो खर्चे हैं वो इक्विवेलेंटली इतने नहीं बढ़े थे। ए लार्ज यंग पॉपुलेशन, तो जो पॉपुलेशन है भारत में वो यंग पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से, एंड द एमरजेंस ऑफ न्यू कस्टमर सेगमेंट, और न्यू कस्टमर सेगमेंट जो है वो जन्म लेने लगे थे। जैसे अभी बहुत यंग लोग हैं, तो यंग लोगों के लिए ना वेरियस स्कीम्स बनाई गई। बाकी आप देखो तो भी सैलरीड अगर कस्टमर है तो सैलरीड कस्टमर के अंदर भी वेरियस कस्टमर सेगमेंट बना दिए हैं उनकी इनकम के हिसाब से, फिर उनके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। अगर कोई डिफेंस का है तो उसके लिए अलग स्कीम्स में अकाउंट दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि कस्टमर सेगमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे। तो यही कारण है कि रिटेल बैंकिंग में एनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, देश की फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन की, लोग जो है शहरों में ज्यादा जाने लगे। अब शहरों में ज्यादा जाने लगे तो उनको बैंक्स की जरूरत जो है वो ज्यादा पड़ने लगी। फिर हाई डिस्पोजेबल इनकम, लोगों की इनकम बढ़ने लगी। पॉपुलेशन इंडिया की यंग है क्योंकि वो टैक्स हैवी है, तो उसमें भी उनकी रिटेल बैंकिंग की नीड्स बढ़ने लगी, और न्यू न्यू कस्टमर सेगमेंट्स आने लगे, जिसकी वजह से क्या है, भारत के अंदर रिटेल बैंकिंग की अपॉर्चुनिटी बढ़ने लगी। देयर इज ए ह्यूज अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया। लेकिन अभी भी बहुत सारा ऐसे कस्टमर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो भी अभी तक भी रिटेल बैंकिंग में अनटैप्ड हैं। There is a whole customer pyramid to be tapped, and until recently, banking activities were confined only on the top and upper middle segment. और अभी तक जो है बैंकिंग एक्टिविटीज का लाभ सिर्फ टॉप लोग, मतलब अमीर लोग या फिर अपर मिडिल सेगमेंट के लोग ही ले पा रहे हैं। नाउ बैंक्स आर सीरियसली लुकिंग एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड एंड री इंजीनियरिंग देयर स्ट्रेटेजी फॉर दिस सेगमेंट। और बैंक जो अब है वो बॉटम ऑफ द पिरामिड, मतलब कि मिडिल क्लास और गरीब लोगों को भी बैंकिंग सुविधाओं का लाभ देने के लिए अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं, जिससे क्या है कि रिटेल बैंकिंग को और ग्रोथ मिलेगी। आरबीआई डेटा ऑन रिटेल बैंकिंग इन इंडिया फ्रॉम द आरबीआई शोज द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया। तो ये आरबीआई का डेटा है जो ये बताता है हमको कि रिटेल बैंकिंग जो है टाइम बाय टाइम बढ़ती ही जा रही है और अच्छी ग्रोथ कर रही है भारत में। ग्रोथ रेट ऑफ रिटेल एसेट्स इन बैंकिंग सिस्टम, ये जो अमाउंट है ये बिलियन के अंदर है, मतलब 100 करोड़ आगे, मतलब ये जो अमाउंट है इसके 100 करोड़ आगे और लगाना है, ठीक है। तो हाउसिंग लोन जो थे वो 2023 के अंदर इंडिया के अंदर 18,200, ये 100 करोड़ की अमाउंट है बिलियन के अंदर, तो 18,200 करोड़ मतलब 1.8 लाख करोड़, ठीक है। तो ये हमारा हाउसिंग लोन का पूरा पोर्टफोलियो था सभी बैंक को मिला के 2023 के अंदर 1.8 लाख करोड़। 2024 के अंदर ये हो गया 1.9 लाख करोड़, और 2025 के अंदर आज हम देखते हैं तो 2.115 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। तो मतलब हाउसिंग लोन जो है वो हर साल हमारे देश में बढ़ता ही जा रहा है। तो ग्रोथ देख सकते हो आप 10%, फिर अगले साल 9% हुई और उसके बाद 7% हुई। फिर क्रेडिट कार्ड रिसीवर्स 2,15,000, 2,60,000, 2,95,000, तो क्रेडिट कार्ड भी है भारत के अंदर, पेनिट्रेशन उनका भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हर साल डबल डिजिट ग्रोथ कर रहे हैं। उसके बाद व्हीकल और ऑटो लोन भी 5,885 से 6,520 हुए, इनकी ग्रोथ भी देख लो आप 11%, 6% और 10%। देन टोटल रिटेल लोन, अब जितने भी रिटेल लोन भारत में हम रिटेल लोन माने जाते हैं, जैसे कार लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, ठीक है, पर्सनल लोन, तो ये सब जो है रिटेल लोन है जो इंडिविजुअल कस्टमर को दिए जा रहे हैं। तो इसकी ग्रोथ जो देखोगे आप, तो ये भी देखो 41,200 से 49,200 हो गया, मतलब हर साल ये भी ग्रो करी है। तो कहने का ये मतलब ये कोई डेटा आपको याद नहीं रखना, मेरा पर्पज ये आपको दिखाने का कि भारत के अंदर जो रिटेल बैंकिंग है वो हर साल ग्रो करती जा रही है, और भारत के बैंक के ऊपर रिटेल एसेट जो है वो बढ़ती जा रही है। रिटेल एसेट्स मतलब जो बैंक जो है लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो बैंकों के लिए एसेट्स है। देन परसेंटेज ऑफ रिटेल एसेट्स टू टोटल एसेट्स, तो अब टोटल एसेट्स मतलब बैंकों के ऊपर जितनी भी एसेट्स बैंक क्रिएट करते हैं थ्रू लोन और या कोई अदर सर्विस लाइक क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर जो लोन बांटते हैं, ठीक है, या फिर हम बात करें
कि अगर कॉर्पोरेट लोन बैंक देते हैं तो वो भी बैंक के एसेट्स है, लेकिन वो टोटल एसेट्स में काउंट होगी, ना कि रिटेल एसेट्स में। सिर्फ रिटेल एसेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। द परसेंटेज शेयर ऑफ रिटेल लोन ऑफ टोटल बैंक एडवांसेस इंक्रीज टू 28.06% इन 2021 अबाउट और 32.3%। मतलब कहने का यह है कि पहले रिटेल एसेट्स टोटल जो हम जो लोन देते थे उसमें रिटेल बैंकिंग का 28% हिस्सा होता था, जो कि अब है 32%। तो ये हमेशा रिटेल बैंकिंग ग्रो कर रही है। नंबर ऑफ एटीएम ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, द टोटल नंबर ऑफ एटीएम डिक्लाइन फ्रॉम 2,19,000 इन 2023 टू अबाउट 2,15,000 in 2024 as digital banking and UPI replaced cash-based channels. About 73% of ATM now dispense 100 to 200 notes as per RBI mandate. कहने का मतलब है कि अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक के जो एटीएम है 2023 में 2,19,000 थे और 2024 में 2,15,000 हुए। तो ये इनका कम होने का कारण ये है क्योंकि अब जो है हमारी इकोनॉमी जो है वो कैशलेस होती जा रही है और हम यूपीआई जैसी सुविधाओं का ज्यादा यूज कर रहे हैं। और अब 73% जो एटीएम्स हैं वो ये 100 और 200 के नोट्स ही डिसबर्स करते हैं, जो कि आरबीआई ने मैंडेट दिया हुआ है। देन पेमेंट सिस्टम इंडिकेटर्स, द डाटा शोज अ मैसिव जंप in the volume and the value of retail electronic payments especially through UPI and mobile banking। तो अब हम हमारे भारत में जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसमें ज्यादातर डिजिटल ट्रांजेक्शन हो जा रही हैं और ये रिटेल पेमेंट जो हम करते हैं मतलब छोटी ट्रांजेक्शन थ्रू यूपीआई और मोबाइल बैंक की सुविधा, तो उसमें जो है रिटेल उनकी वॉल्यूम और वैल्यू दोनों ही बढ़ती जा रही है। वो कितनी होगी है, जैसे यूपीआई ट्रांजेक्शन क्रॉस्ड 707 मिलियन इन ए सिंगल डे। तो ये सिंगल डे था 2 अगस्त 2025 को। तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है, 10 लाख ट्रांजेक्शन 1 मिलियन। तो देख लो 707 मिलियन ट्रांजेक्शन हुई सिर्फ एक ही दिन के अंदर भारत में, जो कि 2 अगस्त 2025 को। फिर यूपीआई मंथली यूपीआई वॉल्यूम इन जुलाई 2025 वाज अबाउट 19.47 बिलियन ट्रांजेक्शन वो 25.09 लाख करोड़। तो सिर्फ जुलाई 2025 की बात करें तो भारत के अंदर 19.47 बिलियन ट्रांजेक्शन हुई, जिसकी टोटल वैल्यू जो थी 25.09 लाख करोड़ रुपए। तो हमारे अब मोस्टली जो ट्रांजेक्शन हैं वो यूपीआई बेस्ड हो गई हैं। एवरेज डेली यूपीआई ट्रांजेक्शन इन जुलाई वर अबाउट 628 मिलियन। तो और जुलाई में मंथ में एवरेज जो ट्रांजेक्शन हुई वो 628 मिलियन ट्रांजेक्शन हुई। मोबाइल बैंकिंग हैज कंटिन्यूड टू ग्रो मल्टीफोल्ड सिंस 2019 एंड यूपीआई हैज बिकम द मोस्ट प्रेफर्ड वे टू बैंकिंग फॉर मिलियंस ऑफ कस्टमर। और यूपीआई जो है वो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड ट्रांजेक्शन का मोड बन गया है। तो कहने का मतलब है कि अब रिटेल बैंकिंग की जो प्रोडक्ट्स हैं, रिटेल बैंकिंग कंटिन्यू ग्रो कर रही है और उसके प्रोडक्ट्स में है, जैसे कि अब यूपीआई देख लो कितना सक्सेसफुली इंडिया में काम कर पा रहा है। तो यहाँ पे अब इस टॉपिक में हमने ये बात करी कि एवोल्यूशन ऑफ रिटेल बैंकिंग के अंदर हम देख रहे थे कि रिटेल बैंकिंग बिजनेस मॉडल कैसा है। तो ये तो मैं रिपीट कर ही चुका हूं आपको वैसे। तो हम यहां से देखते हैं तो क्या क्या फैक्टर है जो अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं रिटेल बैंकिंग में। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, पॉपुलेशन हमारी यंग है और कस्टमर सेगमेंट जो नए नए बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अभी बैंक जो है वो बॉटम ऑफ द पिरामिड, मतलब कि गरीब लोगों को भी बैंकिंग सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू रिटेल बैंकिंग। देन अब जो ग्रोथ हो रही है वो आरबीआई का जो डेटा ये है कि हाउसिंग लोन हमारा 18,200 से 21,200 हो गया, मतलब 1.8 लाख करोड़ से 2.15 लाख करोड़ हो गया हर साल जो ग्रोथ कर रहा है। क्रेडिट कार्ड का, तो क्रेडिट कार्ड जो है वो भी हमारा कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है। व्हीकल लोन, रिटेल लोन, ये सभी ग्रो कर रहे हैं हमारे। उसके बाद टोटल एसेट में रिटेल एसेट्स की बात करें तो वो 2021 में 28% से लेकर अभी 32% हो गई है। एटीएम जो है, एटीएम का नंबर कम हुआ है, लगभग 4,000 एटीएम कम हुए हैं 2023 से 24 के मुकाबले, लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया है यूपी ट्रांजेक्शन, क्योंकि डिजिटल ट्रांजेक्शन के नंबर हमेशा बढ़ते जा रहे हैं। फिर पेमेंट सिस्टम इंडिकेटर के अंदर हम बात करें तो यूपीआई जो है वो एक ही दिन में सबसे हाईएस्ट जो मार्क अचीव किया था वो 707 मिलियन ट्रांजेक्शन करी थी एक ही दिन में। फिर यूपीआई वॉल्यूम इन जुलाई 2025 के अंदर 19.47 बिलियन ट्रांजेक्शन हुई, जो कि 25 लाख करोड़ की थी। फिर एवरेज यूपी जो जुलाई के अंदर हुई वो 628 मिलियन ट्रांजेक्शन हुई। और मोबाइल बैंकिंग जो है वो हर साल 2019 के बाद बढ़ना शुरू हो गया और यूपीआई जो है सबसे ज्यादा प्रेफर्ड
वे हो गया है बैंकिंग करने का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है परक्विजिट ऑफ सक्सेस ऑफ रिटेल बैंकिंग। मतलब कि रिटेल बैंकिंग को सक्सेस करने के लिए क्या क्या चीजें जो है जरूरी है। जैसे प्रेजेंस ऑफ द एन एफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म, तो जो हम सर्विस कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं तो उसका जो डिलीवरी मैकेनिज्म है वो हमारे को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, मतलब एफिशिएंट होना चाहिए इतने लार्ज कस्टमर बेस को संभालने के लिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेक्विजिट्स। द बैंक मस्ट बी एबल टू डिलीवर इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कस्टमर इन ए सेफ, सिक्योर, प्रॉम्प्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर बाय लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी। तो बैंक को इंश्योर करना होगा कि वो जो अपनी सर्विस, जो अपना प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं वो एक सेफ तरीके से, सिक्योर, प्रॉम्प्ट मतलब जल्दी, और कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कि सस्ते में उसको डिलीवर कर पाए टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। देन अब बैंक को डायरेक्ट बैंकिंग सुविधा देनी है। डायरेक्ट बैंकिंग जैसे कि हम डिजिटल बैंकिंग सुविधा देते हैं कि कस्टमर को अब 1-on-1 सर्विस दी जा रही है, ना कि उसको ब्रांच में आकर वेट करना पड़ेगा। दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड विल बी द डोमिनेंट चैनल ऑफ द फ्यूचर। डायरेक्ट बैंकिंग इंक्लूड्स ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम्स, कॉल सेंटर एंड मोबाइल बैंकिंग। तो अब ये फ्यूचर में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला जो बैंकिंग है वो डायरेक्ट बैंकिंग ही रहेगा। इसके अंदर क्या डिजिटल बैंकिंग के प्रोडक्ट जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम्स, कॉल सेंटर और मोबाइल बैंकिंग, ये सब प्रोडक्ट आते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट एप्रोप्रिएटनेस। Banks must invest in data analytics to access what the appropriate products and service are the specific group of their customer। तो बैंकों को क्या है, अब जो कस्टमर, जिस प्रकार का कस्टमर है, जिस सेगमेंट का कस्टमर है, उसको उसी प्रकार का प्रोडक्ट जो है बनाकर डिलीवर करना होगा। क्योंकि अगर कोई कस्टमर को हम एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट ऑफर नहीं करेंगे तो वो हमारे बैंक के साथ जुड़ेगा ही नहीं, और रिटेल बैंकिंग का बिजनेस हम बैंक में ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये करने के लिए बैंक को डेटा एनालिटिक्स करना होगा कि, और डेटा एनालिटिक्स के पहले उसको एक बैंक को कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम बैंक में लाना होगा। इसमें क्या है कि सब कस्टमर का डेटा जो है स्टोर किया जाता है, एक तरह से डेटाबेस होता है कस्टमर का, और इसके हिसाब से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। और ये जो सीएनएम का है, ये पूरा चैप्टर जो हम आगे इसको कवर भी करेंगे। देन अ प्राइसिंग। द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस मस्ट बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, रिस्क बेस्ड, कॉम्पिटिटिव एंड वैल्यू एडेड। तो जो भी हम प्रोडक्ट किस प्राइसिंग रखने वाले हैं, जैसे मानो सेमी बैंक अकाउंट है, अब उसके अंदर अगर मिनिमम बैलेंस चार्जेज हैं तो उसको हम कॉम्पिटिटिव प्राइस उसका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा ही प्राइस उसमें मांग रहे हैं। ठीक है, फिर रिस्क बेस्ड प्राइसिंग होना चाहिए कि हमारा जो अकाउंट है वो जिस प्रकार का रिस्क रखता है तो उसके हिसाब से हमको प्राइसिंग सेट करनी होगी। कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए और वैल्यू एडेड होनी चाहिए। जो हम पैसा मांग रहे हैं तो कस्टमर के लिए भी वो लगना चाहिए कि उसको वैल्यू एडेड, मतलब उसको कुछ वैल्यू उस प्राइस के बदले मिली है। तो प्राइसिंग जो हमको किसी भी प्रोडक्ट की सही रखनी चाहिए। स्कोरिंग मॉडल फॉर एक्सेसिंग क्रेडिट वर्थिनेस। और अब बैंक क्या कर रहे हैं कि कस्टमर को अगर लोन देना चाहते हैं तो वो सबसे पहले उनका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। तो क्रेडिट स्कोर क्या है कि हम उसकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन, हमारे पास रिपोर्ट होगी जिसके जरिए हम ये समझ सकते हैं कि कस्टमर की क्रेडिट वर्थिनेस क्या है और उसको किस प्रकार से लोन सैंक्शन करना चाहिए। जिससे क्या है कि अगर अच्छा स्कोर वाला कोई कस्टमर होगा तो उसको उसका जो लोन है वो जल्दी सैंक्शन हो जाएगा। Banks are increasingly using credit scoring model and credit information reports to assess the financial discipline of applicant and make faster and more transparent lending decision। तो जिससे है कि बैंक जो है lending decision को जल्दी ले सकते हैं। Customer protection environment। Regulators are becoming increasingly intolerant of unfair market practice। Banks must be firmly committed to treating their customer fairly and protecting their interest। तो अब बैंक के ऊपर जो रेगुलेटर हैं लाइक आरबीआई, तो इन्होंने ना अभी कस्टमर के साथ अगर कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई अनफेयर मार्केट प्रैक्टिस अगर बैंक को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि उससे प्राइसिंग बहुत ज्यादा ली जा रही है या किसी भी चीज का कोई चार्जेस हैं तो उसके अकाउंट से जो डेबिट कर लिए, ठीक है, तो इस प्रकार के जो बिहेवियर है ये बैंक को करने से रोकता है रेगुलेटर। ठीक है, लाइक आरबीआई। तो इस प्रकार बैंक कस्टमर को एक प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है कि कंज्यूमर जो है उसको एक सेफ फील हो कि किसी भी बैंक के साथ वो डील करे। और दूसरा कि बैंकों को ये भी इंश्योर करना है कि कस्टमर के साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना हो, मतलब वो ट्रस्ट के साथ जो पैसा हमारे बैंक के अंदर रख रहा है तो बैंक उसको गलत यूज नहीं करेंगे, मतलब कि उसके कोई चार्जेस नहीं कटेंगे, कोई बिना बात की पेनल्टी नहीं काटी जाएगी, जिससे क्या कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा बैंक में और बैंक को पैसा रखना शुरू करेंगे। और ये इंश्योर करने का काम है आरबीआई का। ठीक है, तो
अगर रिटेल बैंकिंग को कामयाब करने के लिए क्या क्या करना है, एक तो डिलीवरी सिस्टम हमारा, डिलीवरी मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाना है। देन डायरेक्ट बैंकिंग जो है फ्यूचर है, तो उस डायरेक्ट बैंकिंग के लिए डायरेक्ट बैंकिंग का सिस्टम जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट बैंकिंग का, उसको भी स्ट्रेंथन करना है। फिर प्रोडक्ट अप्रोप्रिएटनेस की मतलब जिस प्रकार का कस्टमर है, तो हमारे को प्रोडक्ट भी उसी कस्टमर को जो जैसी डिमांड है वैसा प्रोडक्ट बनाकर उनको डिलीवर करना होगा। फिर प्राइसिंग हमको सही रखनी है। फिर बैंक जो है आजकल स्कोरिंग मॉडल का यूज ज्यादा करने लगे हैं और बैंकों को और भी करना चाहिए, जिससे क्या है रिटेल बैंकिंग को और बढ़ावा मिलेगा। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट मतलब रेगुलेटर को इंश्योर करना होगा कि कस्टमर के साथ इनटॉलरेंट और अनफेयर मार्केट प्रैक्टिस को फॉलो नहीं किया जाए। नेक्स्ट है चैलेंजेस फॉर रिटेल बैंकिंग। तो रिटेल बैंकिंग के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड प्राइसिंग। देयर इज सेवरल रिपोर्टेड एग्जांपल ऑफ आर्बिट्रेरी प्राइसिंग बाय बैंक्स सच एज हाई चार्जेस फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस और चेक रिटर्न्स। तो बैंक जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन और प्राइसिंग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उसके लिए है, क्योंकि बैंक जो है वो कई बार मनमाने रेट से चार्जेस काटने लग जाते हैं, जैसे मिनिमम बैलेंस चार्जेस या चेक रिटर्न चार्जेस। तो इसमें वही बात है कि आरबीआई को इंश्योर करना होगा कि बैंक्स ये प्रैक्टिस फॉलो ना करें। फिर इनएडिक्वेसी ऑफ एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एमआईएस क्या होता है? ये एक तरह का डेटाबेस है जिसके अंदर हमारे जो मैनेजर होंगे वो कस्टमर का डेटा एनालाइज कर अपने डिसीजंस ले पाते हैं। ठीक है, अब ये इनएडिक्वेसी है क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग एमआईएस बैंक में अगर नहीं होगा तो कस्टमर के मैनेजर के पास एक सही रिपोर्ट नहीं पहुंचेगी और वो एक डिसीजन जो है वो बैंक के लिए अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएगा। Many banks lack in granular management information system that provide accurate data on segmental revenue and profit, which make it difficult to have risk-based pricing. क्योंकि उनके पास हर सेगमेंट के हिसाब से कस्टमर का डेटा उपलब्ध नहीं होगा, तो जो मैनेजर्स हैं वो भी एक सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जिससे क्या है कि वो अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी है वो भी गलत रख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ केवाईसी एएमएल इश्यूज। अब केवाईसी होता है नो योर कस्टमर और एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इश्यूज। तो बैंकों के ऊपर का बहुत सारे केवाईसी और एएमएल इश्यूज हैं, लाइक बैंक्स हैव फेस सिग्निफिकेंट पेनल्टी फ्रॉम रेगुलेटर्स फॉर देयर फेलियर टू कंडक्ट एडुकेट ड्यू डिलिजेंस ऑन देयर कस्टमर्स। अब क्या होता है कि अगर कोई कस्टमर बैंक में अकाउंट खुलवाने आया, ठीक है, या कोई भी सर्विस के लिए आया, तो बैंक को उसका केवाईसी लेना है। ठीक है, अब केवाईसी इसलिए लेते हैं कि वह कस्टमर कि हमको आइडेंटिटी पता चले कि वो कौन व्यक्ति है, क्या काम करता है। लेकिन और इसके साथ ही हम मनी लॉन्ड्रिंग का भी केवाईसी लेने के साथ हमको मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पता चलता है कि वो किस प्रकार से ट्रांजेक्शन कर रहा है। ठीक है, और उसका बैंक के साथ ट्रांजेक्शन का टाइप पैटर्न क्या है। ठीक है, लेकिन अगर बैंक अकाउंट खोलते समय या कस्टमर को पहली बार सर्विस देने के समय ड्यू डिलिजेंस नहीं बरतता, ड्यू डिलिजेंस मतलब कि सावधानी नहीं देखता, सावधानी पूर्वक उसके डॉक्यूमेंट चेक नहीं करता, या और उसका ट्रांजैक्शंस का पैटर्न ये सब एनालाइज नहीं करते, तो क्या है कि बैंक के सिस्टम के साथ मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी होना भी मतलब मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो बैंकों को इंश्योर करना होगा कि वो एडुकेट ड्यू डिलिजेंस से काम करेंगे जब वो कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है रिटेल बैंकिंग में। देन है मैनेजिंग रिस्क। अब रिस्क बैंकों के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि रिटेल बैंकिंग के अंदर कस्टमर सेगमेंट जो है वो बहुत लार्ज है। ठीक है, तो लार्ज सेगमेंट में वेरियस रिस्क भी खड़े होते हैं, जैसे बैंक का सबसे बड़ा रेपुटेशन रिस्क होता है। ठीक है, अब अगर कोई कस्टमर की सर्विस हम सही नहीं दे पा रहे या लार्ज कस्टमर सेगमेंट को हम सेटिस्फैक्टरी सर्विस नहीं दे पा रहे, तो हमारा सबसे बड़ा रिस्क होगा रेपुटेशन रिस्क। The retail banking business involves dealing with a large number of customers over various delivery channels, which create significant vulnerabilities to operational risk and technological related frauds। और रेपुटेशन रिस्क की तो बात करी, साथ में ऑपरेशनल रिस्क बढ़ जाएगा क्योंकि हम बहुत सारे वेरियस चैनल से कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं, लाइक मोबाइल बैंकिंग हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, ब्रांच बैंकिंग हो गया, ठीक है, एटीएम्स हो गए, तो ये हमारे सब डिलीवरी चैनल्स हैं। अब उससे क्या हम इतना सारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना है, स्टाफ मैनेज करने हैं। ठीक है, तो बैंकों के लिए ऑपरेशनल एक्टिविटीज को संभालना भी बहुत मुश्किल होता है, तो बैंकों का ऑपरेशनल रिस्क बढ़ता है। फिर टेक्नोलॉजिकल रिस्क बढ़ता है क्योंकि अब ये सब डिजिटल चैनल है, अब इसके साथ टेक्नोलॉजी जुड़ी है, तो हमारा टेक्निकल रिस्क बढ़ेगा और इसमें फ्रॉड्स होने के चांसेस भी रहते हैं।
तो ये सब बैंकों को असेसमेंट करके चलना होता है। देन effects of disruptive new technologies. While technology has been boom, it is also increased the scope of fraudulent transactions through impersonalities, identity theft and SIM swap. अब क्या होता है क्या कि हम क्योंकि हम डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं बहुत ज्यादा देने लगे हैं, तो अब टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़ गई है, और टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ उसके डिस्क्रिप्टिव यूज भी बढ़ गया है, क्योंकि लोग अब उससे फ्रॉड करने लगे हैं, साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो बैंकों को इस चीज को भी रोकने के लिए बहुत सारे अपने प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत सारे फॉर्मवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, और वेरियस कस्टमर को कैंपेन चलाने पड़ते हैं कस्टमर को अवेयर करने के लिए। Then continuing growth. While retail banking has a huge potential to grow in India, the challenges for banks is to get convinced about financial inclusion as a viable or profitable business proposition and to pursue it with the visionary zeal. तो कहने का मतलब है कि रिटेल बैंकिंग जो है उसका पोटेंशियल बहुत है इंडिया के अंदर, लेकिन चैलेंजेस ये हैं कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन भी कर लेंगे और प्रॉफिटेबल बिजनेस भी इंडिया में चला लेंगे, तो इसमें दिक्कत बहुत आ रही है, क्योंकि अब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए लोगों को बैंक के साथ जोड़ना है, तो हम काफी प्रोडक्ट जो है वो फ्री में कस्टमर को ऑफर करते हैं, और इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत प्रेशर रहता है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है जनधन अकाउंट। ठीक है, तो जनधन अकाउंट जो है वो भारत सरकार ने खुलवाए। अब इससे दिक्कत यह है कि हम अगर फ्री सर्विस देने लगेंगे तो हम प्रॉफिटेबल नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अब प्रॉफिटेबल भी रहना है और कंटिन्यू ग्रो भी करते रहना है, तो ये बैंकों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो रिटेल बैंकिंग में चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड प्राइसिंग, कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिले और उसकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग है वो एकदम सही रहे। फिर बैंकों के पास एमआईएस सिस्टम अच्छा नहीं है, जिससे क्या है कि वो डिसीजन लेने में उनको दिक्कत आ सकती है। फिर बैंकों को केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज बहुत सारे फेस करने पड़ते हैं। फिर बैंकों पर रिटेल बैंकिंग के अंदर वेरियस रिस्क आते हैं, उसको मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके ऊपर उनके रिस्क भी जो है बढ़ते जा रहे हैं, और बैंकों को कंटिन्यू ग्रोथ करना भी एक रिटेल बैंकिंग का सबसे बड़ा चैलेंज है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्यूचर ऑफ रिटेल बैंकिंग, कि रिटेल बैंकिंग का फ्यूचर अब कैसे रहेगा। द पेंडेमिक हैज एक्सेलरेटेड द शिफ्ट ऑफ डिजिटल वेज ऑफ बैंकिंग। जो कोविड-19 पेंडेमिक आया था उसने डिजिटल बैंकिंग को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। द ग्रोथ ऑफ डिजिटल बैंकिंग, द टेम्परेरी क्लोजर ऑफ and reduce hours of bank branches forced many customers to adopt their bank mobile app and online banking service। क्योंकि अब कोविड-19 के समय बैंकों का वर्किंग आवर्स जो है रिड्यूस कर दिए गए थे, और बैंक उसमें लिमिटेड सर्विस ही कस्टमर को दे रहे थे उस समय, तो कस्टमर को मजबूर कर दिया था कि वो डिजिटल बैंकिंग में शिफ्ट हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है रैपिड अडॉप्शन ऑफ ब्लॉकचेन। और बैंकों में क्या है कि अभी आगे फ्यूचर में ब्लॉकचेन अडॉप्ट करना शुरू हो जाएगा। अभी बैंक उसके बहुत से बैंक जो हैं वो ब्लॉकचेन को टेस्ट कर रहे हैं अभी, लेकिन अभी ब्लॉकचेन क्या होता है सबसे पहले तो ये समझना होगा हमको। ब्लॉकचेन होता है कि जहाँ इसमें जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो ब्लॉक के अंदर रखी जाती हैं। ठीक है, और ये ब्लॉक क्या है एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, तो मतलब एक तरह से चेन बना देते हैं, तो इसलिए इसको ब्लॉकचेन बोला जाता है। और ब्लॉकचेन में फायदा है ब्लॉकचेन का ये है कि एक तो इसके अंदर आप फास्ट ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, दूसरा इसमें कॉस्ट जो है वो बहुत कम आती है। ठीक है, और इसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है, और ब्लॉकचेन को ना कोई भी वो मतलब इसको एक बार अगर इसको लिख दिया गया, एक बार इसमें डाटा स्टोर कर दिया गया, तो उसको फिर डिलीट कभी भी नहीं किया जा सकता, तो मतलब सिक्योर भी ये है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैज द पोटेंशियल टू सॉल्व द चैलेंजेस स्लो ट्रांसफर टाइम एंड हाई कॉस्ट इन मनी ट्रांसफर बाय ऑफरिंग मोर स्पीड एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ब्लॉकचेन जो है आपकी मनी ट्रांसफर को सस्ता और रिलायबल बना देगा। अभी जैसे एसबीआई है, तो एसबीआई भी बहुत सारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहा है, और फॉरेन बैंक की बात करें एचएसबीसी इंडिया के अंदर ब्लॉकचेन टेस्ट कर रहा है, और आईसीआईसीआई बैंक भी जो है प्राइवेट बैंक, ये भी ब्लॉकचेन के लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करना, केवाईसी मेंटेन करके रखना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, तो ये सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए अभी इंडिया में टेस्ट कर रहे हैं, और यही रिटेल बैंकिंग का जो है फ्यूचर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस and data science in banking. Banks are using AI for fraud prevention, customer analytics, and risk management. AI is expected to help banks reduce their operating cost significantly. अब बैंक में क्या है, AI और डेटा साइंस का यूज बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। AI क्या करता है ना कि रियल टाइम पर
रियल टाइम पर अब बैंक के सभी अकाउंट्स को ट्रैक करता रहता है, और जैसे ही उसको कोई रिस्क लगता है या कोई फ्रॉड, ऐसा है कि फ्रॉड ट्रांजेक्शन कोई हुई है, तो वो पहले से ही बैंक को अलार्म दे देता है कि भाई ये इस अकाउंट में कुछ दिक्कत है, तो बैंक फिर उसके हिसाब से अपना जो डिसीजन है वो ले सकता है। और ये रियल टाइम पर रिस्क असेसमेंट करता है, रिस्क मैनेजमेंट भी करता है। लाइक कोई कस्टमर अगर लो रिस्क कस्टमर है, ठीक है, अब उसके अकाउंट में कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जिसमें वो कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रांजेक्शन आ जाए, जैसे जिसकी सैलरी 30,000 है लेकिन उसके अकाउंट में एकदम से 40 लाख रुपए क्रेडिट हो गया, तो वो बैंक को पहले से इंटीमेट कर देगा कि भाई इस अकाउंट में कुछ गड़बड़ है। तो इससे क्या होगा कि बैंकों की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि अगर इसी एक्टिविटीज को हम मैन्युअली किसी व्यक्ति से कराएंगे तो उसके लिए हमको बहुत सारे स्टाफ को हायर करना होगा, लेकिन अगर एआई और डेटा साइंस, एआई का यूज करेंगे तो ये बहुत काम जल्दी से हो जाएगा। और डेटा साइंस क्या है, डेटा एनालिटिक्स किया जाता है, और डेटा एनालिटिक्स से हम कस्टमर सेगमेंट, वेरियस कस्टमर सेगमेंट को उनके हिसाब से प्रोडक्ट वाइज टारगेट कर सकते हैं। तो बैंकों के अंदर अभी एआई और डेटा साइंस का यूज ज्यादा बढ़ने वाला है। साइबर सिक्योरिटी टू बी द टॉप प्रायोरिटी। With the rise of digital banking, cyber security has become the top priority for banks to protect against financial losses and reputational damages. तो बैंकों के लिए अभी जैसे जैसे अभी रिटेल बैंकिंग बढ़ती जा रही है, डिजिटल बैंकिंग की सुविधा हम हर कस्टमर को देना चाह रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे कस्टमर डिजिटल चैनल्स में तो आ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ फिर क्या डिजिटल फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं, हमारा साइबर क्राइम जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो बैंकों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टॉप प्रायोरिटी है कि ये इंश्योर करना कि कस्टमर का फाइनेंशियल लॉस ना हो कभी, मतलब साइबर क्राइम की वजह से। और अगर कस्टमर का फाइनेंशियल लॉस होगा बैंक की पुअर पॉलिसी या पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, तो बैंक का फिर रेपुटेशनल डैमेज भी हो जाएगा, और एक बार बैंक का अगर रेपुटेशनल डैमेज होगा तो बैंक फिर ज्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। देन है पेमेंट इनोवेशन। इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट। मोबाइल वॉलेट्स, डिजिटल पेमेंट्स विल कंटिन्यू टू ड्राइव इनोवेशन। तो बैंकों को क्या है, कंटिन्यूसली इनोवेशन करते रहना होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या है, अगर आप नए नए प्रोडक्ट नहीं लाओगे तो फिर आप रिटेल बैंकिंग के अंदर कंपटीशन के साथ नहीं बढ़ पाओगे, फिर आपका जो बैंक का रिटेल बैंकिंग वो बहुत ही मतलब चैलेंजेस फेस करेगा। तो फ्यूचर में क्या है कि अब मोबाइल बैंकिंग वॉलेट्स आ गए हैं, डिजिटल पेमेंट्स करने के बहुत सारे चैनल्स आ गए, लेकिन अब जब हम बात करते हैं, यूपीआई है, आईएमपीएस है, ठीक है, इसके साथ अभी जो आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है, तो डिजिटल करेंसी भी ई रूपी करके आई है, तो वो भी हमारा मोड ऑफ ट्रांजेक्शन अभी डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजेक्शन बन गया है, तो ये भी एक इनोवेशन है। नेक्स्ट है द राइज ऑफ बिग टेक इन बैंकिंग इंडस्ट्री। टेक जायंट लाइक एप्पल, गूगल एंड सैमसंग आर इंक्रीजिंगली प्रोवाइडिंग पेमेंट सर्विस आर लुकिंग टू एक्सपेंड देयर अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। तो अब फ्यूचर के अंदर जो टेक जायंट है जैसे एप्पल, गूगल और सैमसंग, तो ये इन्होंने भी अपना क्या है वॉलेट बना रखा है, ई वॉलेट, जिसके अंदर आप पैसा लोड कर सकते हो, और यूपीआई सर्विस भी इंडिया में प्रोवाइड करवाते हैं। तो इससे क्या है ना कि पेमेंट सर्विस बहुत इजी हो गया और बहुत एक्सेसिबल हो गया है, और ये लोग आपके अदर फाइनेंशियल सर्विस भी प्रोवाइड करवाते हैं, लाइक इंश्योरेंस करवा रहे हैं, डीमेट अकाउंट की सुविधा दे देते हैं। तो इससे क्या, अब ये ही भारत के अंदर रिटेल बैंकिंग का फ्यूचर है। इन कंक्लूजन, द वर्ल्ड हैज digitized and customer are seeking low friction immediate service over the slower traditional way of banking। तो अब कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि कस्टमर जो है अब दुनिया डिजिटाइज हो गया है, और कस्टमर को लो फ्रिक्शन मतलब कि कम समय में और ज्यादा बैंक के पास इंक्वायरी करने के बिना ही उसको सर्विस मिल जाए, ओवर स्लो ट्रेडिशनल बैंकिंग मतलब कि बिल्कुल धीरे जो पहले बैंकिंग हो रही थी और जो ट्रेडिशनल बैंकिंग थी उससे पहले उसको इमीडिएट सर्विस कस्टमर चाहता है। टू सक्सीड इन द फ्यूचर बैंक्स मस्ट लिसन देयर कस्टमर, क्रिएट ट्रांसपेरेंट एंड सीमलेस एक्सपीरियंस एंड मेक स्मार्ट टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट दैट अलाइन विद व्हाट पीपल वांट। और बैंक को अगर भविष्य के अंदर सक्सेसफुल होना है तो उनको कस्टमर की बात सुननी होगी, कस्टमर के जिस प्रकार का प्रोडक्ट चाहिए तो उनको उसी प्रकार का प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करना होगा, जिससे कस्टमर जो है वो आपके बैंक से जुड़ा रहेगा और रिटेल बैंकिंग का डेवलपमेंट होती रहेगी। ठीक है, ये हमारा जो चैप्टर है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। तो इसमें अभी ज्यादातर तो देखो थ्योरी थी, हमने सब थ्योरी पढ़ा है, लेकिन ये आपको इस चैप्टर आपको ये पता चलेगा रिटेल बैंकिंग होता क्या है और रिटेल बैंकिंग के चैलेंजेस क्या हैं।
उसके फायदे क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, और उसको कामयाब करने के लिए बैंक को क्या क्या करना है। तो ये सब टॉपिक हमने कवर किया। अब इसके बाद आपको मिल जाएगा क्विक रिवीजन, जिसके अंदर आप पूरा चैप्टर जो है इसको रिवाइज कर सकते हो। ये 3 से 4 पेज में रहता है और इसको आप वीडियो खत्म होने के बाद पढ़ सकते हो, और एग्जाम से जाने से पहले भी इसको जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे कि आप अपनी तैयारी सही अच्छे से कर पाएंगे। मतलब आप पूरा चैप्टर जो है शॉर्ट में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा नहीं रहता, पॉइंट पॉइंट बाय पॉइंट है, लेकिन पूरा चैप्टर जो इसमें कवर किया गया है। देन आपको मिलेंगे इस चैप्टर के एमसीक्यूज। अब एमसीक्यू ये मैंने एग्जाम पैटर्न भी बनाए हैं, आपको ये जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए, और जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार से इसमें मैंने डालने की कोशिश करी है। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई रिटेल बैंकिंग डाइवर्सिफाइज रिस्क अक्रॉस ए लार्ज क्लाइंट बेस, इट फेसेस ए यूनिक सिस्टम थ्रेट, बट इज द स्पेसिफिक रिस्क दैट कैन लीड द बैंक कोलैप्स ड्यू टू सडन आउटफ्लो ऑफ डिपॉजिट्स। तो ऐसा क्या घटना हो सकती है बैंक के ऊपर जिससे कि बैंक सडनली कोलैप्स कर सकता है। तो डेलिक्वेंसी रिस्क नहीं होगा, ऑपरेशनल रिस्क नहीं होगा, ए बैंक रन हो सकता है, क्योंकि कस्टमर जो है वो ज्यादा जल्दी पैसे निकालने लग जाते हैं, क्योंकि बैंक का रेपुटेशन रिस्क बैंक के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे ये देख लेते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। वन ऑफ द की चैलेंजेस फॉर बैंक्स इन द लैक ऑफ ग्रेन्युलर डैश which hinders their ability to accurately determine segmental revenue and implement effective risk based pricing। तो ऐसा बैंक के पास ऐसा कौन सा सिस्टम जो इफेक्टिव नहीं है, जिसके द्वारा बैंक जो है अपनी रिवेन्यू और इफेक्टिव रिस्क बेस्ड प्राइसिंग डिसाइड नहीं कर सकता। तो केवाईसी फ्रेमवर्क नहीं हो सकता, सीबीएस सिस्टम नहीं हो सकता, सीआरएम सिस्टम नहीं हो सकता। तो ये है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। सीआरएम सिस्टम कस्टमर के लिए एनालाइज करने के लिए होता है, और एमआईएस सिस्टम मैनेजर के लिए, मैनेजर जो है वो एनालाइज करता है कि उसको क्या प्राइसिंग करनी है, कैसे एडवर्टीजमेंट करने हैं। तो ये सब एनालाइज करने के लिए हमारे पास एमआईएस सिस्टम होता है, तो इसका आंसर एमआईएस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्विज मिल जाएगा। अगर इसको आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारी ये वेबसाइट है bankingfiction.com, यहाँ पर विजिट करके आप इस क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इस क्विज का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा।